ग्रेप और कैनिस्टर शॉट टोप की गोलियां हैं जिनमें अनेक छोटे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं। आमतौर पर लोहे या शीशे की गेंदें जिन्हें कैनवास की थैली या टिन कैनिस्टर में बंद कर एक बड़ी गोली बनाई जाती है। जब उन गोलियों को चलाया जाता है तो वे एक विशाल शॉटगन की तरह विस्तृत कोण में घातक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं। यद्यपि यह बड़ी दूरी पर उत्तम नहीं होता, लेकिन यह ठोस शॉट से तुलना में थोड़ा सा करीब आने वाले किसी भी दुश्मन के खिलाफ बहुत ही विध्वंसक हो सकता है, खासकर घनी भीड़ और धीमे गति की पैदल सेना के खिलाफ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कैनिस्टर और ग्रेप शॉट से गोली चलने का अनुभव घने ओले के झरने के समान बताया गया था, जहां निशानेबाज शॉट्स खंडों को साफ करते थे, यहां तक कि पूरी कंपनियों के कई आदमी तक। मैं इस वीडियो में एक रूसी फिल्म के दृश्य पर चर्चा करना चाहता हूं जो 26 दिसंबर 1825 के दिसंबरिस्ट विद्रोह पर आधारित है, जो नेपोलियनिक युद्धों के 10 साल बाद और उत्तराधिकार संकट के कारण हुआ था। मैं दिसंबरिस्ट विद्रोह की फिल्म की सटीक विवरण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है। अगर आप उस घटना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे लेख का लिंक दिया है। मैं बात करना चाहता हूं फिल्म की क्रूरता और आतंक के चित्रण के बारे में, जो रेखीय युद्ध के मैदान पर ग्रेप शॉट को पूरी तरह से माहिर तरीके से दिखाया गया है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से एक गहरी सम्मानना के साथ चले जाएंगे कि चाहे वर्दी और रंग और बाकी सब कितने भी सुंदर और समारोहपूर्ण क्यों न हो, और अपने मूल रूप में रेखीय युद्ध अभी भी युद्ध है। युद्ध एक महान कारण की खोज में भी सुंदर नहीं होता। और इस सब के साथ मैं आपको यूनियन ऑफ सेल्वेशन से संघर्ष का एक उत्तम दृश्य प्रस्तुत करता हूं, जिसमें डिसेंबरिस्ट विद्रोही सीनेट स्क्वायर पर टूट पड़े। यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपको रक्त और अंतस्त्यान देखना पसंद नहीं है तो यह दृश्य परेशान कर सकता है। इस दृश्य की शुरुआत से ही हमारे पास जो होने वाला है उसके भार, शारीरिक और नैतिक, पर जोर है। विरोधी सैनिकों पर गोली चलाने के निर्णय के सामने फ्यूजिलेड नामक गाना खुलता है, जिसे मैं केवल चिंताजनक रूप से भारी के रूप में ही वर्णन कर सकता हूं। गनर्स अपनी ऊंचाई को समायोजित कर रहे हैं। डरे हुए और तंत्रित पुरुषों ने अपने टुकड़े लोड करते हुए लगभग समतल हो रहे हैं। हमें ग्रेप की कैनवास में लपेटी हुई झलक मिलती है। जिस समय मैदान के दूसरे छोर पर विद्रोही अधिकारी अपने सैनिकों के बीच घूम रहे होते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए और दावा करते हुए कि उनके शत्रु उनके रूसी साथियों पर हमला नहीं करेंगे, विशेषकर उन पर नहीं जिनके साथ भगवान है। और वे सही हैं, क्योंकि दूसरी ओर के रूसी वास्तव में पहले दौर में गोली चलाने से इनकार करते हैं, हालांकि इसे केवल बैटरी कमांडर को कर्तव्य लेने में समय लगता है। बमबारी शुरू होने के लिए अब वह पहली गण प्रतिक्रिया नहीं देती है जब इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो मेरी राय में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शक्तिशाली प्रतिक्रिया दिखाना शक्ति प्रदर्शन का अद्वितीय तरीका है। वहीं ध्वनि का डिजाइन यहां वास्तव में अच्छी है। आपको सिर्फ बंदूक की तेज ध्वनि सुनाई नहीं देती, बल्कि दर्जन भर उड़ते हुए गोलियों और सैकड़ों प्रक्षेपण सीटियों की आवाज भी सुन सकते हैं। यह देखना आसान है कि उस समय के लोग भयानक सामग्री को बवंडर, तूफान या ओलावृष्टि के शब्दों में वर्णन कर सकते थे। उस सब को संगीत और उत्कृष्ट सिनेमेटोग्राफी के साथ मिलाने से आने वाली चीजों के लिए उत्सुकता को बढ़ाने में मदद मिलती है। वह डर तत्काल साकार होता है जब पहली गोली पुरुषों की 3 पंक्तियों को चीरकर एक ठोस टुकड़ा काट लेती है। और इस प्रभाव से आप वास्तव में शॉट की बल प्रतिपत्ति कर सकते हैं। मेरा विचार है, अधिकांश फिल्में वास्तविक तोपखाने के प्रभाव को दर्शाने में संघर्ष करती हैं। उनके पीछे का भार होने के बजाय वे मिट्टी के धुएं को उछालते हैं, जबकि पुरुष प्रताड़ना और खिन्नता से कराहते हैं। लेकिन यहां हमें कुछ भी नहीं मिलता। यहां हम विस्तृत विवरण में मांस की कसरत देखते हैं, और हम सुनते हैं कि शरीरों और बर्फ भरे माहौल में शीशा कैसे मारता है, जिसके साथ चिल्लाने और घाव की कराहने की आवाज होती है। एक और गोली फायर होती है और वह स्तंभों में मौजूद मर्दों को काटती है। चमत्कार से केंद्र में एक आदमी खड़ा है, बिल्कुल स्थिर, स्तब्ध। उसकी टोपी बल से उड़ गई है और उसका कोट आसपास खड्डे होने वालों के रक्त से दागदार है। केवल कल्पना की जा सकती है कि वह आदमी किस खौफ के साथ घिरा होगा।
जब वह उन पुरुषों को देखता होगा जो एक समय में उसके साथ गठबंधन में थे। यह रेखीय युद्ध का भय है, अपने साथियों की मदद करने में असमर्थ जो उनके पास मर रहे हैं और जानते हुए कि यह उनके साथ भी हो सकता था। वास्तव में आगे देखते ही उन्हें गोलीबारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम देखते हैं कि एक दीवार जैसी भारी लोहे और शीशे की लहरें बेतरतीब रूप से सब कुछ उड़ा रही हैं, जिसमें वे नागरिक शामिल हैं जो सोच रहे थे कि वे इसका विस्तार देखेंगे। यहां भी हमें कुछ उत्कृष्ट फ्रेम मिलते हैं। आप सिर्फ पुरुषों की लाइन देखते हैं, जिसमें से एक पहले से रक्त से सना हुआ होता है, शायद क्योंकि वह एक विस्फोट के नजदीक था। ऐसा देखने का दृश्य जिसे केवल इस तरह के युद्ध का एक हिस्सा ही समझ सकता है। कुछ पुरुषों को चोट लगती है, घायल होते हैं, अपंग होते हैं, मर जाते हैं, और दूसरे अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मुझे यह पसंद है कि इन हिंसा की संक्षिप्त झलकों में हमें वह नहीं दिखाया जाता जो अन्य फिल्में दिखाती हैं, जैसे कि पुरुषों को मारकर 20 फीट उड़ा देना। लेकिन इन दृश्यों में पुरुषों को मारने पर वे स्पष्ट रूप से प्रभाव पड्डीडीएचने के तहत झुक जाते हैं। फिर भी उनके पास घूर्णन होता है, मानो किसी ताजा मेटल ने उनके शरीर को तेजी से प्रहार किया और वे ध्वस्त हो गए। यह शीर्ष पर विल्हेल्म स्ट्रीम शैली की हास्यास्पद मौत तो है, लेकिन यह उनके भाइयों की बाहों में शांतिपूर्वक गिरने जैसी नहीं है। हम दोनों नहीं, हम सभी भी नहीं। ये स्पष्ट रूप से महसूस हो सकते हैं, वे वास्तविक हैं, और उसमें वे भयानक मौत के दृश्य भी हैं। फिर से कई बार हम भयानक आतंक को देखते हैं। आश्रय वास्तविक रूप में विस्फोटों को झेलने वाले और अपनी जगह पर वापस लंगड़ाने वाले पुरुषों की वर्णना का उत्कृष्ट तरीका है। इस महत्वपूर्ण खंड में हम देखते हैं कि एक अधिकारी घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़ रहा है और एक और शॉट से वह लोगों को गिरा देता है, जिसमें मदद करने वाला व्यक्ति भी उड़ा दिया जाता है। दबाव और तीव्रता का भयानक अनुभव आदमी को सहन करने के लिए बहुत होता है। उसका काम एक अधिकारी के रूप में नियंत्रण का है, अपने लोगों को युद्ध में जीवित रहने के लिए निर्देश देने और मार्गदर्शन करने का, और जबकि अभी वह खुद की मदद करने में पूरी तरह से असहाय है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की दया पर छोड़ दिया गया है। यह एक संक्षिप्त दृश्य है जिसे अद्भुत रूप से अभिनय किया गया है, और यह अपने काम को अच्छे से करने में असहायता और बेबसी का पागलपन दिखाता है। पहली झोंक के बाद हम अब परिणाम देख रहे हैं। आपको वह आदमी याद होगा जिसने पहले विस्फोट में जीवित रहने की क्षमता दिखाई। उसकी टोपी उड़ गई और बेल्ट खून से सनी थी। वह निराश होकर जमीन की ओर देखता है जहां कभी उसके भाई खड़े होते थे। हम युद्ध में घायलों की चीख सुनते हैं, और फिर पूरे फॉर्मेशन की विस्तृत झलक युद्ध भूमि की भगदड़ डीडीएच को प्रस्तुत करती है। बिगड़े हुए शरीरों में हम कार्रवाई का पाठ तुरंत समझ सकते हैं। आप युद्ध के अवशेषों, शरीरों, विफल घुड़सवार हमले और विनाशकारी तोपखाने के परिणाम को देख सकते हैं, जिसने कुछ ही क्षणों में विशाल हिस्सों को मिटा दिया। मेरा मानना है यह शॉट एक उत्कृष्ट तरीका है यह जानने के लिए कि इस समय जमीन पर अधिकारी का होना कितना अनिवार्य हो सकता है। इस स्थिति में उन्हें तोपों की धड़ाम और घायलों की चीखने के बीच खुद को और अपने आदमियों को संभालना होता है, जिनमें से कई बेहोशी में हो सकते हैं। उन्हें लाइनों को क्रम में लगाने, खाली स्थानों को बंद करने और वर्ग को पुनः संगठित करने की कोशिश करनी होती है, जो पहले से ही कठिन है, और इस घटना में वे ये सब कर रहे हैं जबकि उन पर गोलीबारी हो रही है। आपको जानते हैं, मुझे लगता है जब हम इन युद्धों की शुरुआत की कल्पना करते हैं कि कैसे वे हमेशा औपचारिक, संगठित और व्यवस्थित लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि युद्ध स्वयं भी काफी व्यवस्थित रहे होंगे, जैसे कि वीडियो गेम में या कुछ। लेकिन इस तरह के दृश्य यह दिखाने में अद्भुत काम करते हैं कि यह सब कितनी जल्दी, कितना अत्यधिक अराजक और अव्यवस्थित हो सकता था। यह इस बात का भी महत्व दिखाता है कि रंग, संगीत, करीबी क्रम बनाए रखना और इस दिन और युग में संचार और कमांड के इतने सारे स्तर जैसी चीजों का होना कितना जरूरी है, क्योंकि अनुशासन और क्रम के किसी भी प्रकार के आभास बनाए रखने के लिए आपको इन सभी चीजों की जरूरत होती है। ध्यान दें, हम तकनीकी रूप से यहाँ एक पूर्ण युद्ध तक नहीं देख रहे हैं। यह मूलतः केवल एक पक्ष है जो सामने है और जिस पर गोली चलाई जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, यदि वे क्षेत्र को सक्रिय रूप से पार करने, लोगों को मारने और दुश्मन को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो यह कितना बुरा हो सकता है। हर बार विराम थोड़ा होता है, बंदूकें जल्दी लोड होती हैं,
एक नया बाररेज भेजा जाता है और हम देखते हैं कि इसका पिछली पंक्तियों में कई पुरुषों को बेतरतीब रूप से काट दिया जाता है। कुछ पुरुष उड़ते हुए धातु को भेदते हैं, पिछली पंक्तियों में धकेले जाते हैं और उनके बाहों में अपहिज साथियों के साथ वह पीछे गिर जाते हैं। कुछ बेहोश होते हैं जबकि दूसरे अपने चेहरे पर डर दिखाते हैं। इस व्यक्ति के पास आने तक अधिकांश हत्याएं जारी रहती हैं। हमने उसे पहले खड़े होते और उसके चारों ओर के लोगों को अपनी पंक्तियों में दृढ़ एक अनुभवी सैनिक के अनुशासन के पालन के साथ देखा था। शायद उसने धुएं का विस्फोट देखा, सैनिकों को मैदान में खींचते देखा और फिर अचानक उसके पास का आदमी वातावरण की ताकत से सबकी तरह गायब हो गया। मुझे लगता है यह लगभग असंभव है कि उस समय उस आदमी के अंदर उमड़ रही भावनाओं को समझा जा सके। बस एक झटके में उसका सशस्त्र भाई उसके बगल में खड़ा था, कंधे से कंधा छूते हुए उस संकुचित व्यवस्था में इंचों से भी कम दूर, जब अचानक उसे एक कठोर हवा का झोंका महसूस होता है और कुछ गर्म चिपचिपा तरल पदार्थ उसके चेहरे पर पड़ता है जो हवा की ठंडी सर्दी में तेजी से जम जाता है। चौंका हुआ वह उस जगह देखता है जहां पहले एक आदमी खड़ा था और वह खून से लथपथ बर्फ पर फैले हुए ढेर को देखता है। फिर से मानो यह प्रकृति की एक शक्ति थी। वह आगे देखता है, कई तोपें धमाके कर रही हैं। क्या आप उसकी प्रतिक्रिया के लिए उसे दोषी मान सकते हैं? यह देखना आसान है कि 100 लड़ाइयों के वेटरन को भी इस प्रकार के अनुभव से हिलाने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार वह टूटकर भाग जाता है। दुर्भाग्य से वह आदमी विवशता में भी बच नहीं सका और एक विस्फोट ने उसके शरीर को फाड़ दिया। अनुशासन तोड़ने और अपनी जान बचाने के लिए भागने वाला आदमी भी तोपखाने जैसे हथियार के खिलाफ असहाय होता है और इसे देखने वाले किसी भी आदमी की असहायता की पुष्टि करता है। अंततः दूसरी बारी समाप्त होने पर हम एक युवा अधिकारी को देखते हैं जो अपने संयम की जटिलताओं को संभालने और उससे नेतृत्व की उम्मीद करने वाले लोगों के लिए मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ का अभिनय अद्भुत है। वह कैसे खड़ा होता है, अपनी भारी टोपी को पीछे धकेलता है और असहाय भय के साथ आगे देखता है, जिसमें वह केवल अगले हमले का इंतजार करने की शक्ति रखता है। और वह एकमात्र नहीं है, यह शॉट विशेष रूप से आकर्षक है। वह अधिकारी जिसने पहले मरे हुए आदमी को अपनी बाहों में गिरने दिया था, आगे की ओर बदहाल हो रहा है। पहले हम भयानक चेहरे और पीछे की रेजिमेंट के गर्वित रंग को हवा में लहराते हुए देखते हैं। उसके बाद कैमरा नीचे झूलता है और हमें खून से सनी हुई बर्फ के माध्यम से घावों वाले शवों के एक ढेर को दिखाता है और हमेशा की तरह वहां चीख सुनाई दे रही है। इस समय बस एक आदमी चाहिए जो फैसला करे कि अब इसका कोई मूल्य नहीं है। उसे फैसला करना होता है कि उसे यहां से भागना है जब तक बंदूकें लोड नहीं होती, वरना फिर वह जीवित नरक में डूब जाएगा। एक व्यक्ति का डर ही दूसरे को भागने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होता है। एक आदमी दूसरे को प्रेरित कर सकता है और जल्द ही पूरी कंपनी टूट जाती है। और सिर्फ एक ही कंपनी इस तरह एक बटालियन को तोड़ने के लिए चाहिए और सिर्फ एक ही बटालियन पूरी सेना को भगाने के लिए चाहिए। पुरुषों को रात में गोली मारने और मारने की धमकी देना, अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत बुरा हो सकता है और यह सेनाओं में आम है। संचार टूट जाता है। कुछ अधिकारी जान बचाने के लिए भागते हैं जबकि अन्य अपने आदेशों का पालन करने और अपने पुरुषों को खड़ा रहने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अपने अधीनस्थों से अपनी योजना बदलने की विनती कर रहा है, यह बताते हुए कि आशा अभी भी बाकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जूनियर अपने सुपीरियर से मुक्ति पाकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जैसा कि दूसरे भी कर रहे हैं। 1825 के वास्तविक दिसंबरिस्ट विद्रोह में सेनेट स्क्वायर से 3000 विद्रोहियों को बाहर करने के लिए केवल 3 बंदूकों की जरूरत पड़ी। और वह, मेरे प्यारे दर्शक, रेखीय युद्ध का भय है और बस इसकी सबसे भयानक उपकरणों का एक छोटा चयन है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे पिछले काम जैसे अनावश्यक पागलपन, इच हैट एनन कैमरा डेन, एक जर्मन कविता जो रेखीय युद्ध की प्रकृति को अच्छी तरह से बताती है, आपको पसंद आ सकते हैं। मेरा एक वीडियो है राजाओं का अंतिम तर्क 18वीं शत की तोपखाने की प्रमाणिक चित्रण पर, जिसमें मैं 1964 की फिल्म कलोडेन से एक दृश्य की चर्चा करता हूं। अन्यथा आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और विशेष रूप से patreon.com पर उन समर्थन देने वाले वर्गों के लिए
जिनके बिना यह वीडियो, ना ही मेरी अन्य वीडियो, संभव हो सकती थी। यदि आप मेरे समर्थन में हैं और मेरे वीडियो की पहले पहुंच और पेट्रियन विशेष लाइव स्ट्रीम जैसे लाभों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे पेट्रियन पेज के लिंक का पालन करें या brendanf.org पर जाएं। अगले समय तक मेरे प्यारे दर्शक, मैं आपकी सेवा में यहीं रहूंगा। आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक। उपशीर्षक अमरा डोटो नर्ग समुदाय से